13 सितंबर को मोरल पुलिस ब्रिगेड एक लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। इस लड़की का नाम था महसा अमीनी, जिसकी उम्र थी 22 साल। महसा को पुलिस बैड स्कार्फिंग मतलब हिजाब को सही ढंग से न पहनने के चार्जेस में गिरफ्तार कर लेती है। भारत में किसी रिलीजियस मामले को भी लोकल पुलिस ही हैंडल करती है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। यहाँ रिलीजियस लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बिना हेड कवरिंग किए ज्यादा मेकअप करने और लूज फिटिंग क्लोथ पहनने पर जेल भी हो सकती है, और इस सब की निगरानी करती है मोरल पुलिस। अरेस्ट के टाइम वहाँ खड़े आई विटनेस के अकॉर्डिंग पुलिस ने वैन में डालकर महसा की इतनी पिटाई की जिससे वो पुलिस स्टेशन में जाते ही कोलैप्स होकर गिर गई। इंजरीज के कारण वो कोमा में चली गई और 16 सितंबर को महसा की हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग महसा की डेथ किसी टॉर्चर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन बाद में पुलिस ने स्टेटमेंट को सेंसर कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया। लेकिन तब तक कई हजारों महिलाएं महसा के सपोर्ट में आ गई। Now to the deadly protests in Iran tonight, spreading now to some 80 Iranian cities in Iran. In Iran, protesting against the death of 22-year-old Mahsa Amini. अभी तक प्रोटेस्ट में 35 जान जा चुकी हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर हो रहे प्रोटेस्ट के बाद भी जस्टिस मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि खुद ईरानियन प्रेसिडेंट रेजी एंटी हिजाब के अगेंस्ट में है और इसको एंटी इस्लामिक मानते हैं। रेजी ने प्रोटेस्टर को शांति न बनाने पर डिसीजिव एक्शन की धमकी भी दी है। दुनिया भर से ईरान प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, परंतु भारत में मामला बिल्कुल उल्टा है। कर्नाटक के एक स्कूल प्रशासन ने महिलाओं को एग्जाम के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आम जनता में भी इस मुद्दे को लेकर दो पक्ष बने हुए हैं। दोनों पक्ष को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि दोनों पक्ष ही सही हैं। एक पक्ष के अनुसार जब कई इस्लामिक कंट्रीज में भी हिजाब पर बैन है तो भारत में क्यों नहीं, क्योंकि ये सीधे तौर पर महिलाओं की स्वतंत्रता से जीने की आजादी का हनन है। जबकि दूसरे पक्ष का तर्क ये है कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस सिंबोलिज्म के नाम पर हिजाब पर अवरोध है तो हाथ के कड़े और माथे की बिंदी पर रोक क्यों नहीं। अगर हिजाब एक पैट्रियार्कल साइन है तो ओढ़नी भी तो वही है। इवन ये मुद्दा इस्लामिक वर्सेस नॉन इस्लामिक ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी एक दल है जो काफी प्रोग्रेसिव है, जो मानता है कि कुरान में हिजाब का जिक्र जरूर है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि केवल औरत ही अपने आप को ढके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ये है कि हिजाब इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं। दरअसल हिजाब की कहानी इस्लाम से भी पुरानी है। इसका इस्तेमाल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बल्कि वेदर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता था, लेकिन देखते ही देखते यह कल्चरल सिंबल बन गया। फिर वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में डायनामिक्स फिर से चेंज हुए। 1930s में ईरान के किंग रेजा शाह ने काफी लिबरल पॉलिसीज को अपनाया और फिर 8 जनवरी 1936 को हिजाब पर ही बैन लगा दिया, जिसकी वजह से ईरान काफी ज्यादा मॉडर्न था आज के ईरान से। लेकिन फिर कुछ ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए जिन्होंने फ्यूचर ऑफ कोर्स को ही चेंज कर दिया। 1979 के ईरानियन मूवमेंट्स, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल्स का बार बार आना और इस्लामिक नेशंस में कई रेडिकल और टेरर ग्रुप्स का राइज इस ट्रेडिशनल अटायर के कमबैक का एक बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन मुद्दा यहाँ पर भी ठंडा नहीं होता, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हिजाब के खिलाफ फिर से ग्लोबल डायनामिक्स बन जाते हैं। 2004 में फ्रांस में स्कूलों में हिजाब पहनने पर आधिकारिक पाबंदी लगा दी जाती है और बाद में सार्वजनिक जगह पर सर ढकने की भी पाबंदी लगा दी जाती है। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी अलग अलग रीजन से रिलेटेड लॉज बनाए गए। यहाँ तक कि सीरिया जैसे देशों ने भी वुमेन एकेडमिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फेस मील्स पर बैन लगाया। इन सभी बैन्स एंड लॉज के खिलाफ भी पब्लिक प्रोटेस्ट तो हुए। Finally, in the conclusion of this video, we have majorly two problems. पहली प्रॉब्लम ये कि जब हमें हमारे ह्यूमन राइट्स और रिलेटेड इंटरनेशनल लॉज हमें कुछ भी पहनने की आज़ादी देते हैं तो इसको लेकर सिर्फ कुछ देशों में ही बैन क्यों है। और वहीं दूसरी प्रॉब्लम ये कि कैसे चंद लोग वुमेन के लिए कोई अटायर मैंडेटरी कर सकती हैं। ये भी तो किसी के ह्यूमन राइट्स का हनन है। I mean, क्या वुमेन
ह्यूमन नहीं है?